नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं डॉक्टर अनीता एग्जाम पोल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको जो हमारे ये 30 अगस्त 2022 को CUET का एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न कराए थे। ठीक है, पैसेज जो थे, जो पैराग्राफ थे, वो हमने छोड़ दिए थे क्योंकि बच्चों प्रश्नों को करना अलग है, क्योंकि हमने एक बार पढ़ना है और उसमें से क्या उत्तर है वो मैंने निकालना बताया, आपको समझाया लास्ट क्लास में किस तरीके से हमें नहीं है वो ध्यान रखना है और है को ध्यान रखना है और कैसे एलिमिनेट करके हम अपने सही उत्तर पर जा सकते हैं। और जो मैच मिलाओ थे उसमें किस में अगर पहले में ही हमें पता चल रहा है तो हम किस प्रकार से तुरंत अपना उत्तर ले सकते हैं समय व्यतीत ना करते हुए। अब क्या है कि सिलेबस में आपको इन्होंने पैसेज भी बोला है बच्चों, पैसेज बोला है तो पैसेज में उन्होंने आपको 3 प्रकार के पैसेज बोले हुए हैं। पहला बोला बच्चों फैक्चुअल, वास्तविक, कथात्मक और साहित्यिक। तो आपके पेपर में बच्चों 3 पैसेज आएंगे, पैराग्राफ जिसे कहते हैं आप, गद्यांश कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, गद्यांश या पद्यांश। पद्यांश जो होते हैं बच्चों कविता सुर लय में जो हमारे गाए जाते हैं वो पद्यांश होते हैं, और गद्यांश जिनको हम सीधे सीधे पढ़ते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है कवि लेखक उसमें। ठीक है, और कवि जो आपके लिखते हैं वो कविता दोहे ये सब होगा, ये आपके पद्यांश के अंदर आते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमारे गद्यांश या पद्यांश आएंगे, तो इस पेपर में आपके 3 आपको दे रखे हैं गद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश कैसे करने हैं, क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, मतलब कितनी आसानी से हम गद्यांश, समय लगता है लेकिन समय ऐसा ना हो कि हम पूरा समय उन 3 पैसेजों में ही बिता दें। 45 मिनट है बच्चों आपके पास 40 प्रश्न करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जो कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक और गलत करने में आपका 1 अंक कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं देर ना करते हुए पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पैसेज देखो तरीके होते हैं सबके अपने अपने। अगर आपको पढ़ने में सहज हैं आप तो फटाफट से पढ़िए, स्कीमिंग करिए, पहले ऊपर पर से पढ़ते जाइए और उसके बाद फिर प्रश्नों पे आइए और प्रश्न के बाद फिर देखिए आपको कहाँ उत्तर मिल रहा है। ये आपका है, जो टेक्निक आपको इजी लगती है, जिसमें आपको लगता है कि मेरा फ्लो इसमें अच्छा बन सकता है, आप उस तरीके से करिए। आपके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है कि मैं ऐसे करूं कि मैम ने ऐसे बताया था। जिस तरीके से आपको सुटेबल है कि नहीं मेरे को ये वाला तरीका अच्छा लगेगा कि पहले मैं पूरा पैसेज पढ़ लेता हूँ और फिर उसके बाद प्रश्न पढ़ा और उसके बाद फिर उत्तर देखा, या फिर एक तरीका ये भी होता है बच्चों कि पहले आप प्रश्नों को पढ़, ठीक है, प्रश्न अगर आपने पढ़ लिए 4 या 5 जो भी हैं तो थोड़ा सा प्रश्नों में 4 या 5 लाइनें आपको दिमाग में रखना इजी रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो प्रश्नों को आप दिमाग में रखो, उन प्रश्नों को दिमाग में रखते हुए उसके बाद आप उस पैसेज को पढ़िए ध्यान से, और पैसेज को पढ़ते हुए कि अच्छा पहले प्रश्न में ये पूछा था तो ये तो मुझे यहाँ मिल गया, इस तरीके से आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आपको अगर पहले पूरा पैसेज पढ़ना है उसके बाद प्रश्नों को उत्तर देने तो आप ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि पहले आप प्रश्नों को पढ़ लें, उसको दिमाग में रखें और उसको दिमाग में रख के फिर आप पैसेज को पढ़िए। दूसरा तीसरा तरीका ये है कि बच्चे एक बार क्या करते हैं, पहला पूरा स्कीमिंग कर लेते हैं, पूरा एक बार पढ़ लिया उसके बाद दोबारा उसको पढ़ा, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है बच्चों कि हम एक बार पहले स्कीमिंग करें फिर उसको ध्यान से पढ़ें फिर हम प्रश्नों में जाएं, क्योंकि हमारे पास बच्चों 3 उन्होंने बोले हैं, गद्यांश या पद्यांश। ठीक है, तो मैं आपको क्या करना है कि पहले ही, मैं जहां तक आपको ये कहना चाहूंगी, प्रश्नों को पढ़ो, उनको अपने दिमाग में रखो और शुरू से ही पहले ही पैसेज को ध्यान से समझते हुए चले। अगर आप समझते हुए चलेंगे, अगर आप पहले पैसेज पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले पहली लाइन से इसको समझते हुए चलिए कि क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में है और क्या है। पैसेज को ध्यान में रखकर फिर आप प्रश्नों को पढ़िए और उसके उत्तर दीजिए। ठीक है, देर न करते हुए हम चलते हैं आज अपने यहाँ पर पहले पैसेज पे। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पैसेज है। अभी पहला पैसेज क्या कह रहा है देखिए, ये पैसेज मैंने यहाँ तक कर दिया। ठीक, और पहले पैसेज के साथ देखो बच्चों हमें यहाँ पर पहला प्रश्न भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं पहले पहला प्रश्न एक बार पढ़ लेती हूँ ताकि हमें पता लगे कि किस तरीके से प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें उत्तर मिलता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्त आपदाएं किसकी बनाई हुई हैं, पहला प्रश्न इसमें है। ठीक है, क्या पूछा है इन्होंने, पर्यावरण प्रदूषण की समस्त आपदाएं किसकी बनाई हुई हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से पैसेज पढ़ते हैं बच्चों। देखो, निश्चय ही पर्यावरण को विकृत और दूषित करने वाली समस्त आपदाएं हमारी अपनी ही बनाई हुई है। पहली लाइन में हमने प्रश्न पढ़ा था, प्रश्न में ध्यान था कि हमारी आपदाएं किसकी बनाई हुई, ये प्रश्न पूछा था, तो मैंने प्रश्न को ध्यान में रखा कि क्या पूछा है कि बनाई हुई है, तो हमें पहली ही लाइन में बच्चों अपना उत्तर मिल गया कि पर्यावरण को विकृत और दूषित करने वाली समस्त आपदाएं हमारी अपनी ही बनाई हुई है।
तो चलिए फिर हम इसको देर न करते हुए अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसके ऑप्शन देखेंगे। तो इसके ऑप्शन में देखो इसने क्या दे रखा है, ईश्वर, मनुष्य, प्रकृति, उद्योग। तो हमारी अपनी कौन, ईश्वर तो नहीं होते, प्रकृति भी नहीं होती, उद्योग भी नहीं होते, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें हमारा उत्तर मनुष्य। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, तो हमें अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ पहली लाइन पढ़ी और हमें उसमें अपना उत्तर मिल गया। अब हम बच्चों क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, पूरा पैसेज आपको हर प्रश्न के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि ऊपर जाना पड़ेगा, अलग अलग प्रश्न दे रखे हैं तो हर प्रश्न के ऊपर आपको आपका पैसेज मिलेगा। अब हम ऊपर आते हैं और ऊपर आए तो देखा बच्चों इसमें हमें दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। ये जैसे बताया कि आपको मैंने बताया कि फैक्चुअल पद्यात्मक, फैक्चुअल उन्होंने गद्यात्मक बोले कि फैक्चुअल गद्यांश आएंगे। तो फैक्चुअल गद्यांश मतलब कि जो होता है असली में है, वास्तविकता है। तो अगर हम मैं बात बताती हूँ, वैसे तो हमें पैसेज में से ही उत्तर देने हैं, किंतु अगर नॉर्मल भी अगर हम देखें, ये जो जनरल बातें कि पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, ये समस्याएं आपको खुद भी पता होंगी कि पर्यावरण प्रदूषण होता है तो बच्चों को, हम लोगों को कैसी समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन में इन्होंने क्या क्या पूछ रखा है, देखो, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक, धार्मिक, सामाजिक। ठीक है, तो ये है हमारे ऑप्शन। अब हम पैसेज को पढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमारा पहला उत्तर हमें प्राप्त हो गया था। आगे हम पढ़ेंगे, हम स्वयं प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, इसी असंतुलन से भूमि, वायु, जल और ध्वनि के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण से फेफड़ों के रोग, इसमें यहाँ पे दे रखा है देखो, फेफड़ों के रोग, हृदय और पेट की बीमारियां, देखने और सुनने की क्षमता में कमी, मानसिक तनाव आदि बीमारियां पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था ऑप्शन में क्या था, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक, धार्मिक या सामाजिक। तो यहाँ पर इसने क्या बताया, देखो अभी जो मैंने लाइन पढ़ी उसमें क्या बताया, इन्होंने क्या कहा कि किस तरह की समस्या, किस तरह की परेशानियां हो रही है हमें, सुनने की क्षमता में कमी, मानसिक तनाव और पेट की बीमारियां। तो मानसिक कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, बताओ मुझे, कहीं दिख रहा है आपको मानसिक, ये देखो बी ऑप्शन में हमें दिख रहा है शारीरिक है मानसिक। तो जो बीमारियां हैं वो शरीर में होती है, तो शारीरिक हो गया उससे, और मानसिक इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा बी, शारीरिक एवं मानसिक। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें दूसरा उत्तर मिल गया। हमने पैसेज बार बार पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हर प्रश्न के नीचे है, आगे आगे पढ़ते जाएंगे और अपने प्रश्न को ध्यान में रखकर ऑप्शन को देखते हुए उत्तर में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। दो प्रश्न इसमें दे दिए हैं इन्होंने। अब तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, ये रहा, प्रश्न को पढ़ ले जरा, धरती पर जीवन कैसे संभव है। अब प्रश्न पूछ रहा है धरती पर जीवन कैसे संभव है। जनरली अगर आपसे कोई पूछे धरती पर जीवन कैसे संभव है, तो देखिए जरा, धार्मिक संतुलन से, उद्योग संतुलन से, प्रकृति संतुलन से या मुद्रा संतुलन से। ये चार ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं। चलिए हम पैसेज में चलते हैं। पैसेज में क्या बोला इन्होंने, यहाँ तक हमने बोलते समस्याएं हमें मिल गई थी, यहाँ पर पैदा हो रही हैं। फिर ये कह रहा है हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सकता है। सिंपल, हमने यहाँ पे प्रश्न क्या पढ़ा था, धरती पर जीवन कैसे संभव है, तो यहाँ देखो हमें उत्तर मिल गया, कैसे संभव है, प्राकृतिक संतुलन से ही संभव हो सकता है। और यहाँ ऑप्शन में था बच्चों देखो, प्रकृति संतुलन दे रहा था वो, ये रहा देखो, प्रकृति संतुलन से। तो कैसे हमारा जीवन संभव है बच्चों, प्रकृति संतुलन से। यहाँ पे दे रखा है कि जीवन प्रकृति संतुलन से ही, जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो गया प्रकृति संतुलन से, ये हमने टिक कर दिया, सी ऑप्शन। समझ आ रहा है बच्चों आपको। आप अपना देखिए, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ जाएंगे तो इतने पैसेज को आप दिमाग में नहीं रख सकते मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न के ऑप्शन देखने हैं, फिर आगे अपना पैसेज पढ़ना है, फिर प्रश्न पढ़ना है, फिर पैसेज में जाना है। इस तरीके से आपके लिए बहुत ईजी रहेगा अपने उत्तरों को ढूंढना। ठीक है बच्चों,
आगे प्रश्न में चलते हैं हम। अब ये 3 प्रश्न हो चुके हैं एक पैसेज में से। अब हम ऊपर जाते हैं। ऊपर देखिए अब ये प्रश्न क्या कह रहा है। देखो ये पैसेज है, यहाँ से शुरू है। अब इसमें हम एक बार पहले अपना प्रश्न पढ़ लेंगे। उद्योग धंधों के विकास से निम्नलिखित में से किसका भयावह विस्फोट हुआ है। भयावह विस्फोट, बहुत ज्यादा किसकी चीजें फैली हैं। जब हम उद्योग धंधों के विकास, उद्योग धंधों का जब विकास हुआ, लोगों ने जब जनसंख्या बढ़ी, धीरे धीरे करके लोगों को जरूरत पड़ी काफी चीजों की, तो उद्योग धंधे लगाए गए, ठीक है, जॉब के लिए, नौकरी के लिए और चीजों के उत्पादन के लिए। तो उससे क्या हुआ है, अब इसमें ऑप्शन पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर उद्योग धंधों के विकास से निम्नलिखित में से किसका भयावह विस्फोट हुआ है। इसके ऑप्शन दे रखे बच्चों। बम विस्फोट हुआ है। बम विस्फोट तो नहीं हो सकता, उद्योग धंधों के विकास से बम विस्फोट होगा नहीं। जनसंख्या विस्फोट हुआ है, विद्युत विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। देखो विद्युत विस्फोट भी नहीं होता, अगर हम जनरली इस पे जाएं तो ज्वालामुखी विस्फोट भी नहीं होता। उद्योग धंधों के वजह से ज्वालामुखी विस्फोट कैसे हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, जब उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर हम नॉर्मल जनरल इसका उत्तर ले तो जनसंख्या विस्फोट होगा, ठीक है। किंतु हमें पैसेज को पढ़ के उत्तर देना है, तो चलिए हम पैसेज में चलते हैं। पैसेज में क्या कह रहा है, देखो हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों कि यहाँ पे हमने पढ़ लिया था ये मानसिक तनाव आदि बीमारियां पैदा हो रही है। फिर उसके बाद हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्राकृतिक संतुलन से ही संभव हो सकता है, प्राकृतिक वनस्पतियों में से ढक ना जाए, इसलिए घास खाने वाले पर्याप्त संख्या में थे। यहाँ पे ये मिस्टेक है, घास खाने वाले पर्याप्त संख्या में थे। इन घास खाने वाले जानवरों, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों, ये पेपर ही है तो जानवरों लिखा हुआ है, जानवरों होता है। जानवरों की संख्या को सीमित रखने के लिए, ठीक है, कि जानवर ज्यादा ना फैले, तो उसको सीमित रखने के लिए हिंसक जंतु भी थे। एक जानवर होंगे उनसे बड़े और कि ताकि वो उसको खाएं, है ना, तो श्रृंखला जो हमारी बनी रहती है। इन तीनों का अनुपात संतुलित और नियंत्रित था, इक्वल थे, मतलब बराबर हो रहा था, ठीक है। जो बड़े थे छोटों को खा रहे थे और वो जो उनसे थे वो उनके जो छोटे थे वो उनको खा रहे थे। एक श्रृंखला बनी हुई थी जिससे बराबर संतुलन हो रहा था, नियंत्रित था। आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों और उद्योग धंधों के विकास, हमें प्रश्न में था उद्योग धंधों के विकास से निम्नलिखित में से किसका भयावह विस्फोट हुआ। तो हम ये लाइन पढ़ रहे हैं आगे देखो, उद्योग धंधों के विकास फैलाव के साथ साथ जनसंख्या का भी भयावह विस्फोट हुआ, ठीक है। आया समझ किस तरीके से हमने प्रश्न ध्यान में रखा और हमें उत्तर मिल गया। तो क्या है बच्चों इसका उत्तर, क्या हुआ, जो कि मैंने आपको बिना पैसेज, हम आगे पैसेज पढ़ा नहीं था हमने, एक जनरल से भी अगर वो फैक्चुअल चीजें हैं, वास्तविक हैं, जिस वास्तविकता को हम जानते हैं, समझते हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, हम अपने आसपास देख रहे हैं, तो भी हम उसका उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक बार पैसेज में जाके देखना है कि कहीं कुछ और तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में लास्ट में आपने पैसेज छोड़ा और आपके पास सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट बचे हैं जिसमें आपको ये 6 प्रश्न करने हैं, तो आप थोड़ा सा ये लगा सकते हैं कि ठीक है, जो अगर वास्तविक आपके पास पैसेज है या गद्यांश जो दे रखा है तो उसमें नॉर्मल चीज क्या होती है, तो इस हिसाब से भी आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है। तो इसमें उत्तर हो गया बच्चों जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, जो कि हमें बिना पढ़े भी हमें पता चल गया था, ठीक। किंतु हमें फिर भी जो हमें बोल रखा है कि पैसेज में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो एक बार अगर हमारे पास है समय, अच्छे से हमने तरीके से अपने प्रश्नों के लिए समय रखा हुआ है, तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये वाला तरीका आपको लास्ट में लगाना है। यदि आप किसी प्रश्न में अटक गए हैं और आपने लास्ट के लिए छोड़ा और सिर्फ आपके पास 1 मिनट है और आपके पास 6 प्रश्न है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला तरीका लगाना है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम चलेंगे, अभी भी हमारा वही पैसेज चल रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसका हम पहले प्रश्न पढ़ लेंगे। बढ़ती आबादी के कारण धरती के संचित संसाधनों का क्या किया जा रहा है। संचित जो जोड़ के रखे हुए हैं उन संसाधनों का क्या किया जा रहा है, ये प्रश्न है। अगर आप जनरल आप वही हम अपने दिमाग में लगाएंगे, जो नॉर्मल बातें हैं जो हम देखते हैं, बढ़ती आबादी के कारण क्या हो रहा है, शोधन होगा, उनका प्रबंधन होगा, दोहन होगा या संरक्षण होगा। बढ़ती आबादी के कारण धरती के संचित संसाधनों का, जब आबादी बढ़ रही है तो संचित जो संसाधन रखे हुए थे क्या होंगे, उनका दोहन करेंगे, उनका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। शोधन तो नहीं होगा, प्रबंध भी नहीं होगा,
संरक्षण भी नहीं होगा, दोहन होगा। चलिए अब हम पैसेज में चल लेते हैं फिर, ठीक है, पैसेज में चलते हैं। तो पैसेज में क्या बोल रहा है, देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया था बच्चों, बढ़ती आबादी की अपनी भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याएं हैं, जिनकी पूर्ति के लिए धरती के, अब यहाँ पे देखिए यही था हमारे प्रश्न में, जिनकी पूर्ति के लिए धरती के संचित संसाधनों का अंधाधुंध बेरहमी से दोहन किया जा रहा है। नहीं पढ़ा था, लेकिन जनरल के हिसाब से अगर हम अपनी समझ के हिसाब से भी देखें तो भी यही उत्तर था कि दोहन किया जा रहा है, ठीक है। तो सी इसका ऑप्शन हो गया बच्चों, और पैसेज में भी यही दे रखा है, दोहन, ठीक है। आ रहा है समझ आपको किस तरीके से हमें, दो तीन तरीके या कैसे भी जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आप लग रहा है कि आप अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है, वो तरीका प्रयोग करें। मैं आपको सभी तरीके बता रही हूँ, सभी तरीकों में से जो आपको लग रहा है कि हमें ऐसा करना है, आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आपने अपना अच्छा मन पसंदीदा कॉलेज चुनना है, वो तभी आप चुन सकते हैं जब आप अपनी ही स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर किसी को पता है कि उसका दिमाग, उसका हिसाब कैसे चलता है, विधियां आपको सारी पता होनी चाहिए, लेकिन जिसमें आपका तेज और सही समय के बचत के हिसाब से चले, आप उसका उपयोग करें, ठीक है बच्चों। हाँ, अब अगले प्रश्न में हम यहाँ पर चलते हैं, अभी भी वही पैसेज चल रहा है बच्चों। अब देखो हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नदियों और झरनों के स्वाभाविक प्रवाहों को मोड़कर बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। बड़े बड़े क्या बनाए जाते हैं, ऑप्शन में देखेंगे, अगर हम पैसेज ना पढ़े तो देखो इसका उत्तर निकल रहा है हमसे, नदियों और झरनों के स्वाभाविक प्रवाहों को मोड़कर बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। बांध, फ्लाईओवर, कारखाने, इमारतें। अब नदियों और झरनों से क्या बनता है बच्चों, उनको मोड़ के, जनरल सी बात है, ये बांध बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर नहीं बनाए जाते, कारखाने नहीं बनाए जाते, ना ही इमारतें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए पैसेज में चलते हैं, ठीक है। पैसेज में हमने यहां तक पढ़ लिया था बच्चों, यहाँ बड़े पैमाने पर वन काटे जा रहे हैं, खेती करने, घर बनाने, कल कारखाने लगाने, सड़कें और रेल की पटरियां बिछाने के लिए भूमि चाहिए, सिंचाई और बिजली की आपूर्ति करने के लिए नदियों और झरनों के स्वाभाविक प्रवाहों को मोड़, बदल और रोककर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पैसेज में हमारी संतुष्टि हो गई, आप लोगों की भी संतुष्टि कि पैसेज में वही था जो मैंने आपको बताया कि क्या बनाए जा रहे हैं, बांध। तो हमारा उत्तर ये हो गया बच्चों, बांध, ठीक है। तो समय की कमी अगर है, आपका पेपर बहुत, आपने समय और पैसेज में और प्रश्नों में दे दिया है, तो इस तरीके से ये भी तरीका है जिसमें आप उसको ना पढ़ के भी उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम आपको संतुष्टि करा रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि एक बार देख लेते हैं ऊपर, लेकिन आप उस तरीके से, अगर आपके पास समय की कमी है और आपका पूरा पैसेज बचा है, तो आपकी सबसे बेस्ट टेक्निक ये वाली है, ठीक। ऐसा ना हो कि आप पूरा पैसेज पढ़े, उसके बाद अभी के क्वेश्चन पढ़े, तो वो दिमाग में पूरा पैसेज रहता ही नहीं है। एक लाइन आपकी रह सकती है दिमाग में, उसके बाद उसको दिमाग में रख के आप पैसेज पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा पैसेज पढ़ के आप उसके बाद पढ़ेंगे तो पूरा पैसेज आपके दिमाग में नहीं रह सकता, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, ये भी इसी गद्यांश से लिया हुआ है। देखो, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वही गद्यांश है, ये पर्यावरण वाला चल रहा है। तो चलिए हम इसका प्रश्न पे पढ़ लेते हैं पहले। 50 वर्षों से वनों की कटाई तेज गति से होने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि 50 वर्षों से वनों की कटाई जो तेज गति से हो रही है, उसके होने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है प्रमुख कारण। जनरल से हम पहले निकालें, कल कारखाने लगाना, इमारती लकड़ी, बांध बनाना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना। 50 वर्षों से जो वनों की कटाई इतनी तेजी से हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है, क्या है मुख्य कारण। हम यहाँ तक अपने पैसे में पहुंच गए थे, के लिए सिंचाई और बिजली प्रवाहों को मोड़ बदलकर रोककर बांध बनाए जाते हैं, जिससे जंगल जलमग्न होते हैं। इमारती लकड़ी और कच्चे माल के लिए गत 50 वर्षों से, ये देखो यही है हमारा 50 वर्षों से प्रश्न में, इमारती लकड़ी और कच्चे माल के लिए गत 50 वर्षों से वनों की कटाई तेज गति से होने का प्रमुख कारण, इतनी तेजी से हुई है कि वनों और पशु पक्षियों का सफाया हो गया है, ठीक है। तो ये जो वनों की कटाई है वो किस लिए हुई है, किसकी वजह से हुई है, इमारती लकड़ी और कच्चे माल के लिए। किसके लिए बच्चों, इमारती लकड़ी और कच्चे माल के लिए। तो यहाँ पर है हमारा
इमारती लकड़ी, क्योंकि इमारती लकड़ी के लिए उसने साफ आपको दे रखी है लाइन, ठीक है। इमारती लकड़ी और कच्चे माल के लिए गत 50 वर्षों से वनों की कटाई इतनी तेजी से हुई है कि वनों और पशु पक्षियों का सफाया हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कच्चे माल था, तो कच्चा माल तो यही कहीं दिया नहीं था ऑप्शन में, इमारती लकड़ी दिया था, जो इमारती लकड़ी साथ में दे रखा है आपको, तो आप इमारती लकड़ी पे जाएंगे, तो ये आपका उत्तर है, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब इसको जरा आप पढ़ेंगे। देखिए, भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं किसके कारण, ठीक है। यहाँ तक हमारा पैसेज हो गया था, यहाँ तक हमें गत 50 वर्षों से वनों और पशुओं का सफाया हो गया। अब देखिए, यह लास्ट में हमारी 3 लाइनें बची हैं। दूसरी और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव ने भूमि को ऊसर, दूषित और विषैला बना दिया है, ठीक है। तो भोजन, वस्त्र और आवास की समस्या उत्पन्न हो रही है, किसके कारण हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्यकर और शुद्ध अनाज तथा फल सब्जियां दुर्लभ हो गई हैं। तो यहाँ किसके कारण हो रहा है, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण, बांधों के निर्माण के कारण भोजन, वस्त्र, आवास की समस्या उत्पन्न हो रही है, या वनों का कटाव, वनों के कटाव के कारण कोई समस्या उत्पन्न होती है आवास की, नहीं। तो किससे हो रही है आवास की समस्याएं, क्योंकि हमारी आबादी जो है बच्चों वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। बढ़ती आबादी क्या है इसका, बढ़ती आबादी मैंने बताया है। दूसरी और ये जो कटाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बढ़ती आबादी के कारण, ठीक है। भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं किसके कारण, बढ़ती आबादी के कारण, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। ये प्रश्न भी आपका इसी पैसेज में से है, जो कि हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब ये हमने पहले भी आया था, जलमग्न क्यों हो जाते हैं, जंगल जो हैं वो जलमग्न क्यों हो जाते हैं। बहुमंजिला इमारतें बनाए जाने के कारण, बांध बनाए जाने के कारण, कल कारखाने लगाए जाने के कारण, नदियों में ज्यादा पानी भर जाने के कारण, ठीक है। तो जलमग्न क्यों हो जाते हैं, जंगल, तो जंगल मतलब कि जंगल जलमग्न हो गए, यानी कि जंगल डूब गए, जंगल रहे नहीं, ठीक है। तो जंगल रहे नहीं किस लिए, जब हमने क्या बनाया उनसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये लाइन आई थी हमारी जब हम पैसेज पढ़ रहे थे, कि ऊपर चलते हैं इस पैसेज में, ये रहा, और पेट की बीमारियां, देखने और सुनने की क्षमता में कमी, मानसिक तनाव आदि बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सकता है। प्राकृतिक वनस्पतियों में से ढक ना जाए, इसलिए घास बनाने वाले पर्याप्त संख्या में थे। इन घास बनाने वाले जानवरों की संख्या को सीमित रखने के लिए हिंसक जंतु भी थे। तीनों का अनुपात संतुलित और नियंत्रित था। आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों और उद्योग धंधों के विकास फैलाव के साथ साथ जनसंख्या का भयावह विस्फोट हुआ है। बढ़ती आबादी की अपनी भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याएं हैं, जिनकी पूर्ति के लिए धरती के संचित संसाधनों का अंधाधुंध बेरहमी से दोहन किया जा रहा है। अब बड़े पैमाने पर वन काटे जा रहे हैं, खेती करने, घर बनाने, कल कारखाने लगाने, सड़कें और रेल की पटरियां बिछाने के लिए भूमि चाहिए। सिंचाई और बिजली की आपूर्ति करने के लिए नदियों और झरनों के स्वाभाविक प्रवाहों को मोड़, बदल और रोक कर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, और जिससे क्या है, जंगल जलमग्न होते हैं, ठीक है। किससे हो रहे हैं, जो हमने ये क्या बनाए हैं, बांध बनाए हैं। देखो, स्वाभाविक प्रवाहों को मोड़कर, बदल और रोक कर बड़े बांध बनाए जाते हैं, जिससे जंगल जलमग्न होते हैं। तो किससे, अब ये प्रश्न था हमारा, जंगल जलमग्न क्यों हो जाते हैं, तो क्यों हो गए, बड़े बांध बनाए गए हैं। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, बांध बनाए जाने के कारण, ठीक है। बांध बनाए जाने के कारण आपके जो जंगल हैं वो जलमग्न हो गए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपका इसी पैसेज में से, पैसेज तो वो 3 देगा, ठीक है, जैसे कि एनडीए सीयूईटी के आपके सिलेबस में बोल रखा है, पैसेज वो 3 देगा, लेकिन पैसेज में से कितने प्रश्न देगा वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। वो किसी पैसेज में से आपको 5 ही दे सकता है, किसी में 6, 7 दे सकता है,
कोई दूसरा पैसेज उसने दिया उसमें से वो सिर्फ 2 ही प्रश्न दे सकता है, ठीक है। तो अब देखो इस पैसेज में से अब दूसरा प्रश्न क्या है, अगला हमारा, बांध बनाए जाने का मुख्य कारण कौन सा है? किस कारण से बांध बनाए जा रहे हैं, बांध क्यों बनाए जाते हैं, ये आपको पता है? देखो पर्यावरण की सुंदरता के लिए तो बांध नहीं बनाए जाएंगे, उसके लिए तो हम पेड़ पौधे लगाते हैं। सिंचाई और बिजली की आपूर्ति के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए, या पर्यावरण के संतुलन के लिए बांध हमें बनाए जाते हैं। जनरल अगर देखा जाएगा सिंचाई और बिजली की आपूर्ति के लिए, ठीक है। तो हम पैसेज में भी चल लेते हैं एक बार अपनी संतुष्टि के लिए। इन्होंने क्या बोल रखा है, बांध जो इन्होंने यहाँ पे बताया था कि पटरी यहाँ से था आपकी ये लाइन, बांध बनाए जाते हैं जिससे जंगल जलमग्न हो जाते हैं। इमारती लकड़ी और कच्चे माल के लिए गत 50 वर्षों से वनों की कटाई इतनी तेजी से हुई है कि वनों और पशु पक्षियों का सफाया हो गया है। बांध बनाए जाने का मुख्य कारण क्या है, तो किस लिए, यहाँ से देखो बढ़ती आबादी की अपनी भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याएं हैं, जिनकी पूर्ति के लिए धरती के संचित संसाधनों का अंधाधुंध बेरहमी से दोहन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर वन काटे जा रहे हैं। खेती करने, घर बनाने, कल कारखाने लगाने, सड़कें और रेल की पटरियां बिछाने के लिए भूमि चाहिए। सिंचाई और बिजली की आपूर्ति करने के लिए नदियों और झरनों के स्वाभाविक प्रवाह को मोड़ बदल और रोक कर बड़े बांध बनाए जाते हैं। तो जनरल भी बात देखी जाती है तो सिंचाई और बिजली की आपूर्ति के लिए भी बांध बनाए जाते हैं। और ये बात आपकी यहाँ पैसेज में देख ली है बच्चों, देखो यहाँ पे स्लाइड में आपको उत्तर मिल गया है। तो ये रहा हमारा उत्तर 20 में हो गया, सिंचाई और बिजली की आपूर्ति के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास समय कम है, पैसेज आपका पूरा पढ़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे प्रश्न है, अगर वास्तविक वो पैसेज है, फैक्चुअल है, तो आप अपने जनरल सेंस के हिसाब से भी उत्तर लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास समय है तो आपके उत्तर की संतुष्टि करके अपने पैसेज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इसी पैसेज में से है। अब ये कह रहे हैं रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव ने भूमि को कैसा बना दिया है। ये जनरल सी बात है, उसको अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ते हैं तो ये सिंपल बात है कि जब हम ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो क्या हो जाता है, जो भूमि है, जो पृथ्वी है, क्या हो जाती है, वो बंजर हो जाती है, ऊसर हो जाती है, ठीक है। तो देखो अब ऊसर यहाँ दे रखा है, अगर ऊसर की जगह बच्चों यहाँ पर बंजर लिखा होता तो भी वही उसका अर्थ निकलेगा, ठीक है, क्योंकि जो बंजर है वो ऊसर का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ऊसर और बंजर दोनों एक ही हैं। तो अगर हम जनरल के हिसाब से मैंने आपको उत्तर बताया ऊसर, तो चलिए हम अपने पैसेज में भी चल के एक बार संतुष्टि कर लेते हैं कि यही उत्तर है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या पूछा, रासायनिक उर्वरकों का देखेंगे कहाँ लाइन लिखी हुई है, देखो ये रही बच्चों लाइन आपकी, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव ने भूमि को ऊसर, दूषित और विषैला बना दिया है। तो ऊसर, दूषित और विषैला, ठीक है। ये तीनों में से अगर ऑप्शन में यहाँ पे कुछ भी शब्द होता तो आप उसी को टिक करते, तीनों का ये एक ही पर्याय ले रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारा उत्तर बी हो गया इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न भी चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अब देखो, अब वो हमारा पैसेज खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक पैसेज में हमें कितना समय लगा और कैसे आप, कितने मैंने आपको तरीके बताए, आप उस पैसेज के निकाल सकते। अगर आपके पास समय की कमी है और पैसेज वो वास्तविक है तो आप जनरल के हिसाब से भी उसमें उत्तर लगाएंगे। तो देखो हमने जैसे लगाए, हमारे मोस्टली सभी उत्तर ठीक थे। फिर भी यहाँ मैंने आपको संतुष्टि के लिए पैसेज को पढ़ के बताया कि देखो इसका उत्तर यहाँ और यही दिया हुआ है, ठीक है। तो फैक्चुअल अपने आप पैसेज को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया, आप पहले प्रश्न को पढ़िए, उसको ध्यान में रखिए, पैसेज में जाइए, एक एक करके आपको उत्तर मिलते जाएंगे, और प्रश्नों को फिर ऑप्शन पढ़िए, उसमें वो है, आप टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आसानी से अपने पैसेज को कम समय में सॉल्व करना है और फिर प्रश्नों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, अब यहाँ पर हमें दूसरा पैसेज दिया हुआ है। दूसरा पैसेज क्या है, देखो इसने यही बोला है, ये कह रहा है यहाँ पर, ये भी आपका गद्यांश ही दिया हुआ है बच्चों, इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए पहले एक बार पूरा पैसेज पढ़ दूंगी। पहले मैंने उसको आपको उस तरीके से बताया, प्रश्न पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, अब हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। तो पैसेज में चलते हैं हम बच्चों। देखो, कुसंग, कुसंग होता है बुरी संगत, ठीक है, कु उपसर्ग है और संग के साथ लगा हुआ है, तो कुसंग हो गया बच्चों बुरी संगत।
कुसंग का ज्वर, ज्वर माने होता है बुखार या उसकी एकदम चढ़ जाना वो ऊपर से, तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मतलब बुरी संगत जो हमारी होती है, अगर हमने बुरी संगत किसी की रखी है तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। उसका असर, उसका यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय मतलब विनाश करता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ नीति और सद्वृत्ति का ही नाश हो रहा है, जो हमारी नीतियां मतलब हम गलत तरीके से चल रहे हैं और जो हमारी अच्छी वृत्ति थी, जो हम अच्छे काम करते थे वो बदल रहे हैं, बल्कि साथ के साथ क्या बोल रहा है वो, हमारी बुद्धि का भी नाश हो जाता है। जो बुद्धि होती है वो भी हमारी धीरे 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 करके क्षीण होती जाती है, तो उसका बोल रहे हैं बुद्धि का भी क्षय करता है। फिर आगे पढ़ते हैं बच्चों, किसी युवा पुरुष की संगति, संगति मतलब साथ, यदि बुरी होगी तो, एक मिनट, हाँ, यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति की हमें बुरी संगति मिल गई है, वो बुरा है, तो वो कैसी होगी हमारे लिए, पैरों में बधी चक्की के समान। क्योंकि अब पैरों में अगर कोई चक्की बच जाती है तो क्या होता है, हम खुल के अपना जीवन नहीं जी सकते, हम उसी जगह पे उसी चीज में बच जाते हैं जैसे उस व्यक्ति की वृत्ति होती है, ठीक है। क्योंकि उसकी बुरी संगति है तो हम वही संगति हमारे पैरों में बच जाती है, तो हम अपने हिसाब से ना चल के उस बुरी संगति के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे उसे दिन दिन अवनति, अवनति देखो बच्चों, अवनति मैंने जब आपको पर्यायवाची शब्द बताए थे तो अवनति, अवनति मैंने बताया था कि अवनति दिन दिन उसकी अवनति मतलब वो नीचे की तरफ गिरता जाएगा, ठीक है। तो दिन दिन उसकी अवनति के गड्ढे में वो गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी, सहारा देने वाली बाहू, बाहू मतलब भुजाएं। अगर उसकी संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू मतलब जिस भी जगह आप अच्छी जगह जा रहे हैं तो आपको और ऊपर की तरफ उठाएगा कि हाँ चलो अच्छा करो, तुम अच्छा कर रही हो। तो वो बता रहे हैं कि अगर बुरी संगति होगी तो क्या होगा, वो गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी जो उसे निरंतर मतलब लगातार उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक विलोम शब्द भी देखा, अवनति, और अवनति का विलोम यहाँ दे रखा बच्चों उन्नति, ठीक है। तो ये दोनों आपस में विलोम शब्द है। अवनति मतलब होता है नीचे की तरफ जाना और उन्नति मतलब होता है उसका विकास ऊपर की तरफ आना, ठीक है। तो उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया। फिर कह रहे हैं वो, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में, मतलब इंग्लैंड के में एक विद्वान था, तो युवा अवस्था में मतलब जब वो युवा अवस्था में थे, उनकी अवस्था युवा की थी, में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, मतलब राज दरबारियों में उनको वहां जगह नहीं दी गई। तो उस पर क्या हुआ, इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते, ठीक है। तो जो दरबार होता है, दरबार में क्या होता है, दरबार में, राज दरबार में क्या होता है, नाच गाना और इस तरीके से होता है, और दरबार लगते हैं, वहां पर उसकी बातें हो रही, तो वो कह उसको पता है अगर उसको वहां जगह नहीं मिली तो उसको खुद अपने उसने ऑब्जर्व किया कि अच्छा हुआ मुझे वहां जगह नहीं मिली, उसने वहां का वातावरण देखा हुआ था कि मुझे उसकी वहां जगह नहीं मिली, तो अगर मुझे वहां शायद जगह मिलती तो मेरी धीरे धीरे क्या होती, अवनति होती, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसके आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। आध्यात्मिक उन्नति मतलब विकास, और आध्यात्मिक मतलब जो हमें एक सही सोच समझ नीति के हिसाब से चलना, ठीक है, उसमें भी उसकी बात होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जिनके घड़ी भर के सांस से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ बता रहा है कुछ एक ऐसे लोगों की विशेषता उन्होंने प्रकट करी है कि ऐसे लोग होते हैं कि अगर हम उनके साथ में रहेंगे तो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगी बहुत कम समय में ही, मतलब हम इतने उनसे उनके गंदे लक्षणों से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। बहुत गलत व्यवहार की बात कर रहे हैं ये, अगर गलत व्यवहार के लोगों की संगति में जाते हैं तो वो थोड़ी सी देर में अगर हम उनके पास रहें तो वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो बात आप उसके निकलने के बाद 24 घंटे आपके दिमाग में रहती है, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत जल्दी उससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं अपने मन पर कि जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है, ठीक है। जो भी उसके मन में एक अच्छे विचार होते हैं, अच्छी शुद्धता होती है, उसका नाश होता है। उसने जो वो बात कही होती है उस दुष्ट दृष्ट व्यक्ति ने, उसकी वो बातें उसके चित्त में हमेशा रहती है और उसकी जो पवित्रता होती है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है, नाश होता है।
बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। ठीक है, जो बुराई होती है वो कैसी होती है, अटल भाव, मतलब अपना वो जमा लेती है, वहां पर धारण करके बैठती है, और बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। ठीक है, कहा भी गया है कि बुराई हमें मतलब किसी चीज को बनाने में समय लगता है लेकिन बिगाड़ने में समय नहीं लगता। तो वही ये पैसेज भी बता रहा है। ठीक है, तो ये नीति परक पैसेज है बच्चों, हमें एक नीति ज्ञान की बातें सिखा रहा है। तो ये जो उन्होंने प्रकार बताए थे कथात्मक है और नीति के साथ आपको समझा रखा है, जिसमें इस पैसेज से भी आपको बहुत कुछ सीखने को रहना चाहिए। युवावस्था में आप भी हैं, किस तरीके से हमें गलत लोगों से दूर रहना है, अच्छे लोगों की संगति रखनी है, ताकि आप अपनी बुद्धि का विकास करें और धीरे धीरे जो भी आपने उद्देश्य चापे हुए हैं कि हमें ये करना है, आप उसकी ओर अग्रसर रहें। ठीक है, तो इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत कितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं। गलत चीजें बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, जो गलत होगा, जो मना किया जाएगा वो उसी को करेगा, ये प्रवृत्ति है युवावस्था में। ठीक है, जो बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं होती, उनका कच्चे घड़े की तरह उनकी बुद्धि को रखा गया है कि जैसा आप उसको बनाएंगे वैसा वो बन जाएगा, किंतु एक परिपक्व अवस्था में हम उसको नहीं बदल सकते। अगर उसने गलत संगति ले ली है तो फिर वो उसी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि जो भद्दे गंदे गाने होते हैं वो कितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। अच्छी बात समझ आती है जल्दी नहीं, गंदे बेकार से गाने होंगे, शब्द होंगे, बच्चे 2 मिनट में सुन के, छोटे छोटे बच्चे भी उनको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनको रामायण और महाभारत के कुछ श्लोक दे दिए जाए तो वो उनको समझ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छी बातें हैं, वो गंदी बातें हैं, तो गंदी बातें बच्चों के ध्यान में जल्दी चढ़ती हैं। उतनी जल्दी है कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी। वो बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, इंग्लैंड के वो विद्वान है जो अपनी बात बता रहे हैं कि एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, कुछ ऐसी गलत बात उसने सुन ली होगी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता। मतलब उसके दिमाग में ये हो गया था कि जो उसने कहा कि मैंने, उस लड़के ने उसको बताया कि मैंने एक बार एक ऐसी बात सुन ली कि मैं अपने ध्यान मैंने कितनी बार दूसरी जगह लगाना चाहा, लेकिन बार बार उसके द्वारा कही बात उसके दिमाग में आ रही थी। ठीक है, वो बात कुछ ऐसी होगी, जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वो बार बार हमारे हृदय में उठती हैं और वेदती हैं। वेदती मतलब चुपती हैं हमारे, कुछ ऐसे भी हमारे भी साथ कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी यादें होती हैं कि हम चाहते हैं वो हमारे दिमाग में ना आए, किंतु हम कितना भी अपने उनसे अलग रख ले, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में आती हैं और हमें वेदती हैं। ठीक है, अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों में तुम्हें हंसाना चाहे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एक नैतिक शिक्षा से भी संबंधित बहुत अच्छा मैसेज आपको आपके पेपर में दिया हुआ है, जिसको आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है और अपने जीवन को बहुत अच्छा और एक सा उद्देश्य बनाना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग बिल्कुल भी आपको अपने आसपास नहीं रखने हैं। जिस उम्र में आप हो, अगर आप जिस संगति में जाओगे आप वैसे ही बन जाओगे। ठीक है, आप 12वीं पास कर रहे हो, 12वीं की पढ़ाई करोगे, उसके बाद आप अपने कॉलेज की तैयारी करोगे, तो उस समय बच्चा अपने गलत सारे जैसे भी आसपास उसको वातावरण दिखता है, अलग अच्छा भी दिखेगा गलत भी दिखेगा, आप पहले ही समझ जाएंगे कि गलत चीजों से हमें दूर रहना है। ठीक है, तो अश्लील, अपवित्र और फूहड़, जो पवित्र नहीं है, और यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है पवित्र के आगे। ठीक है, फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे, सावधान रहो। क्या हो गया, थोड़ी देर की हंसी है, लेकिन क्या होगा आपके बाद में वो दिमाग में फिर रहेंगी बहुत जल्दी, और जो आपकी बुद्धि है उसका नाश हो जाएगा। ठीक है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ तो सोचा अरे क्या हो गया मम्मी, थोड़ी देर तो हंसी मजाक चल रहा था। नहीं बच्चों, तो उसको आपको उस चीज की आदत लग जाएगी। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए आपको वो हंसी मजाक अच्छा लग रहा है तो उसको ये मत कहो, अगर आपके बड़े समझा रहे बेटा, उनके पास अनुभव है, वो जानते हैं कि इससे क्या होगा, आपकी जो अच्छी चीजें हैं वो साइड में हो जाएंगी और बुरी चीज बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है, आपको एक दिन इंटरेस्ट आएगा, फिर दूसरे दिन भी आप अपना दूसरा काम, अच्छा काम छोड़ के उधर जाओगे। इसीलिए आपको पहले ही वो बोल रहा है कि सावधान रहो और इन चीजों की तरफ मत जाओ। ठीक है, बहुत सामान्य सी बात है। सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा ना होगा, अथवा आप ये सोचेंगे कि एक ही बार की तो बात है, आज ही तो गया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप दोबारा जाओगे। अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सोचे कि आज ही जा रहा हूँ, मम्मी से बोल दिया, पापा समझा रहे हैं आपको और आप कह रहे हैं नहीं पापा आज ही तो जा रहा हूँ,
लेकिन नहीं, आप सोचोगे कुछ नहीं होता, सुना ही तो है, लेकिन नहीं होता बच्चों ऐसे। फिर उसकी गंदी चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं और उसकी लत हमें लगती है। तो अच्छा है कि उसने बोला पहले कि आप ऐसी चीजों से सावधान रहो, दूर रहो, वहां तक जाओ मत कि आपका जो उद्देश्य से अपने भटक जाओ। ठीक है, तो ये बच्चों अब ये दूसरा तरीका है कि मैंने आपको पूरा पैसेज समझा दिया, पूरा पैसेज पढ़ना है। अब हम प्रश्नों पे चलते हैं कि किस तरीके से हम प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखो, मैंने पहले ही आपको पैसेज शुरुआत में ही पैसेज में इस प्रश्न का, इस शब्द का अर्थ बता दिया था। तो इसने पहला प्रश्न यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कुसंग का अर्थ है। अब आप मुझे बताएंगे इसका उत्तर। मैंने आपको बहुत अच्छे से पैसे समझा दिया है, बताइए। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। पढ़िए, बताइए कुसंग का अर्थ। पहला ही शब्द था हमारा कुसंग, और मैंने बताया था कि इसमें क्या उपसर्ग है और क्या है, तो बताओ। कुसंग, कु मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बुरा। ठीक है, और संग मतलब साथ। ठीक है, तो संगति, संगति तो नहीं होगा, वो तो फिर साथ हो गया। सदगति, सदगति तो मतलब बच्चों होता है अच्छा व्यवहार। ठीक है, और दुर्गति, दुर्गति भी होता है किसी की बुरी गति हो जाना। ठीक है, तो अब आप बताएंगे इसका उत्तर क्या है। वेरी गुड, शाबाश। जिस भी बच्चे ने बुरी संगति बताया है, कुसंगत मतलब बुरी संगत। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो गया, क्योंकि हमने पहले ही पैसेज समझ लिया था, तो हमें पैसेज में जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ उत्तर पता चल गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो पैसेज आपको मैंने बताया था कि हर प्रश्न के ऊपर आपको पैसेज मिलेगा। ठीक, अब ये है कुसंगति से नाश होता है, फटाफट उत्तर बताएंगे, पूरा पैसेज आपको समझ आ गया, अब इसमें ढूंढने और समझने की आवश्यकता नहीं है। कुसंगति मैंने बताया आपको, जब कुसंगति बुरी संगति आपकी हो जाएगी तो बुरी संगति से क्या होगा, मन मस्तिष्क का नाश होगा, नीति और सद्वृत्ति का नाश होगा, सामर्थ्य का नाश होगा, या शारीरिक शांति का नाश होगा। बताइए किसका नाश होगा। होने को तो धीरे धीरे करके सभी चीज का नाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी पैसेज में देखो मेन इनमें से किस चीज के लिए बोला हुआ है। देखो यहाँ बोला हुआ है कुसंग का जड़ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और, बोल रहा है कि केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, तो नीति और सद्वृत्ति का नाश हो ही रहा है बच्चों, साथ में किसका, बुद्धि का भी नाश कर रहा है। तो देखो यहाँ पे पैसेज में ये मिल गया हमें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बी, नीति और सद्वृत्ति का। किस चीज का बच्चों, नीति और सद्वृत्ति का हमारा कुसंगति से नाश हो जाता है। ठीक है, 20 का उत्तर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगर पढ़ने के बाद भी आपको नहीं समझ आता, एक बार आपने पैसेज पढ़ लिया, दोबारा आप ऊपर जाके उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप बहुत ध्यान से पढ़ चुके हैं। सत्संग शब्द का विलोमार्थी, विलोमार्थी मैंने आपको कराए हैं, उसका उल्टा बताना है। ठीक है, तो सत्संग, सत्संग मतलब क्या होता है, अच्छा संग, अच्छा साथ। तो अब सत्संग का क्या हो जाएगा, बुराई होगा, भलाई होगा, सुसंगति होगा, कुसंग होगा, क्या होगा विपरीत, बताइए। सत्संग शब्द का विलोमार्थी, अब यहाँ पैसेज में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सत्संग का अर्थ पता होना चाहिए, सत्संग से आप बता देंगे। सत्संग मतलब अच्छा संग, सत्संग मतलब अच्छा संग। ठीक है, और मैंने बताया था कुसंग का अर्थ क्या होता है बच्चों, कुसंग का अर्थ होता है बुरा संग। तो सत्संग का विलोम हो गया हमारा यहाँ पर उत्तर कुसंग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि लड़कपन में बालकों का ध्यान किससे आकर्षित होता है, किससे आकर्षित होता है बताओ। सत्संग से, सत्संग में तो नहीं आकर्षित होते, क्योंकि पैसेज ने यही बताया था कि बुरी चीजों से आकर्षित होता है। ठीक है, कथा प्रवचन से नहीं, कौन सुनता है, आप जाते हो कहीं कथा प्रवचन, अरे मम्मी क्या कथा प्रवचन चल रहे हैं, अलग ही होता है आपका। ठीक है, सिनेमा से या भद्दे फूहड़ गीत, बताइए। अब ये भद्दे फूहड़ गीत हमें बताए थे पैसेज में, जब मैंने आपको बताया था कि ये देखो आपको अच्छे लगते हैं जब वो कोई बोलता है बुरी बातें, और कितनी जल्दी हमारे दिमाग में भद्दे और फूहड़ गीत बैठ जाते हैं, जितने की अच्छी बातें नहीं बैठती। ठीक है, ये देखो यहाँ पर था आपका, ये रहा, अश्लील अपरित और फूहड़ बातें तुम्हें हंसाना चाहे, और यहाँ पर इसने बोला है बहुत दिनों तक टिकती नहीं है, और इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि ये रहा भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो गंभीर या अच्छी बात होती है सारी, कौन कौन सी होती है गंभीर या अच्छी बात, देखो जो इन्होंने बोल रखी है, सत्संग भी, कथा प्रवचन भी, सिनेमा में भी आपको कुछ ना कुछ शिक्षा दी जाती है, इसीलिए वो समाज में दिखाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों,
क्या चीज है जो आपको लड़कपन में आप जिससे सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं? भद्दे और फूहड़ गीत। ठीक है बच्चों? हाँ, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? आध्यात्मिक उन्नति में बाधक, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, मैंने बताया अच्छा हम सोचना, अच्छा विचारना, अच्छे कार्य करना, उसमें बाधा क्या होता है? बाधक मतलब उसको कौन रोकता है? कौन रोकता है? अच्छे लोगों की संगति? नहीं, अच्छे लोगों की संगति क्यों रोकेगी भाई? उसको अच्छे लगेंगे तो और हमें आध्यात्मिक रूप में ले जाएंगे। बुरे लोगों की संगति? बुरे लोगों की संगति, हाँ, बुरे लोगों की संगति जो है वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती है। ये आपको पैसेज में भी ऊपर मैंने बताया था कि जो बुरे लोगों की संगति होती है तो क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक जो विकास होता है, उन्नति होती है, वो भी रुक जाती है। अब संतों की संगति इसने दे रखा, संतों की संगति से हमारी आध्यात्मिक रुकेगी नहीं, हम और आध्यात्मिक बनेंगे अगर हम संतों की संगति लेंगे तो। ठीक है? और भक्तों की संगति भी वही है, भक्तों की संगति में रहोगे, 4 दिन जाओ, चौथे 5वें दिन आपके दिमाग में अपने आप ही भजन चलेगा। ठीक है? तो ये सब अच्छी संगति होती है, भक्तों की, संतों की, अच्छे लोगों की संगति। तो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक कौन होगी? बुरे लोगों की संगति। ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि बुरी बातों का चित्त पर प्रभाव पड़ने से होता है। बुरी बातें हैं वो जब हमारे चित्त पर प्रभाव डालती तो उससे क्या होगा? स्वास्थ्य का क्षय, मानसिक संताप, पवित्रता का नाश या बुद्धि का ह्रास। क्या होगा बताओ? यहाँ पर मैंने बताया था जब बुरी चीजों का चित्त पर प्रभाव पड़ता है। इस लाइन में यहाँ हम पढ़ रहे थे बुरी चीजें, पवित्रता का नाश होता है जिससे उनकी, जिनकी, यहाँ से पढ़ेंगे, इंग्लैंड में एक विद्वान युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली और इस पर जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती। तो यह हमारे पिछले प्रश्न का उत्तर था कि बुरी संगति में पड़ता तो आध्यात्मिक में बाधा होती। ठीक है? फिर ये कह रहा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है कि कानों में पड़नी चाहिए। और चित्त पर, देखो चित्त पर पूछा उन्होंने, बुरी बातों का चित्त पर प्रभाव पड़ने से क्या होगा? चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। क्या होता है बच्चों? पवित्रता का नाश होता है। ठीक है? वो वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, बीच में पैसेज टूट गया है, तो वो लिखा हुआ है बच्चों पवित्रता। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बच्चों पवित्रता। ठीक है? तो पवित्रता का नाश होता है, और पवित्रता का नाश देखो यहाँ दे रखा है तो सी ऑप्शन में, तो हमारा उत्तर हो गया बच्चों पवित्रता का नाश। ठीक है? अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि जिस प्रकार के बल के कारण मनुष्य कुसंगति का शिकार होने से बच जाता है, किस प्रकार, कैसा बल होता है कि जिसके कारण मनुष्य कुसंगति का शिकार होने से बच जाता है, मतलब गलत उसमें नहीं पड़ता? शारीरिक बल, बौद्धिक बल, चारित्रिक बल या आध्यात्मिक बल? तो कौन सा बल होता है बच्चों? यहाँ देखेंगे पैसेज में, मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पर इस बल के कारण कुसंगति का शिकार होने से बचता है। यहाँ देखो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पढ़नी चाहिए और चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे फूहड़ कितनी जल्दी हमारे ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आती है। जिन भावनाओं से हम दूर रहना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है और बेचती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो और ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कैसा बल, इस बल के कारण क्या हुआ? मनुष्य कुसंगति का शिकार कैसा बल था? वो किस बल के कारण उसकी कुसंगति, बुरी संगति से वो बच जाता है? कैसा? जब अगर उसका आध्यात्मिक अच्छा होगा तो बच्चों क्या होगा? अध्यात्म अच्छा होगा। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि
कुसंगति का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो अपने पैरों से बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिरती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उसको लेके लेके जाएगी। तो शारीरिक बल, बौद्धिक बल, चारित्रिक बल, आध्यात्मिक जो बल होता है वो हमें कुसंगति के शिकार होने से बचाता है। इसमें इसका उत्तर है बच्चों आध्यात्मिक बल। ठीक है, उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक बल से क्या होता है कि जो कुसंगति है, जब उसका अध्यात्म अच्छा रहेगा तो वो बुरी संगति में नहीं जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि लड़कपन में किस तरह के साथियों से सावधान रहना चाहिए। अभी हमने मैं पढ़ के यहाँ से गई हूँ, देखो, साथी ना बनाओ, ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। तो कैसे लोगों से, बच्चों से, साथियों से सावधान रहना चाहिए? अश्लील, अपवित्र वाले विचार। ठीक है, अनुशासनहीन से तो चलो उतना फर्क नहीं पड़ता, तुम अनुशासन अपना बना सकते हो, लेकिन अगर जो ये गलत बातें करेंगे तो वो तुम्हारे दिमाग में बहुत जल्दी बैठेगी और फैलेगी और तुम्हारे उद्देश्य से दूर ले जाएगी। ठीक है, तो अश्लील, अपवित्र विचार वाले बच्चों से हमें, साथियों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर इसने एक मुहावरा पूछा हुआ है, पूरी चौकसी रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पूरी चौकसी रखनी चाहिए कि तुम गलत संगति में ना पड़ो। ठीक है, और माँ बाप भी तुम्हारी पूरी चौकसी रखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो क्या आप पूरी चौकसी का अर्थ लोगे? खड़े रहोगे? नहीं, खड़े तो नहीं रहेंगे 24 घंटे आपके आगे। सावधान रहना, तैयार रहना, निर्भय रहना, मतलब निर्भय मतलब होता है बिना डर के। ठीक है, तो निर्भय रहना नहीं, तैयार रहना नहीं, सावधान, पूरी चौकसी रखना का मतलब होता है बच्चों एकदम कैसे रहना? सावधान रहना। ठीक है, यहाँ पर आपको मुहावरे का अर्थ अगर आपको आता होगा तो आप इसका उत्तर बताएंगे, इसमें पैसेज से नहीं है, इसीलिए मुहावरा उन्होंने टॉपिक दे रखा है। तो ये मुहावरा इसलिए इससे जोड़ा गया है क्योंकि इस पैसेज में यही बताया गया है कि हमें अपने अपने हृदय को, अपने जो मन है उसको सही बुद्धि पे लगाने के लिए मन को हमें पूरी चौकसी रखनी है, सावधान रखना है। इसमें बोला था पैसेज में, देखो, हमें सावधान रहना है ऐसे लोगों से। देखो ये था, ये बोला इन्होंने, सावधान रहो। ठीक है, तो यानी कि पूरी चौकसी रखो कि ऐसे लोगों से, गलत लोगों से आप दूर रहें। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्साह की प्रेरणा से, जब हमें कोई उत्साहित करता है उसकी प्रेरणा से हमारे भीतर कौन सा भाव पैदा होता है? अगर हम किसी ने हमें उत्साहित किया और हमें प्रेरित किया उत्साह से, तो कैसा भाव पैदा होगा? जटिलता, सहजता, तत्परता या आलस्य? आलस्य तो नहीं होगा, कोई हमें उत्साहित करेगा तो हम आलसी बन जाएंगे? नहीं। ठीक है, जटिलता, मुश्किल भी नहीं आएगी। बचा क्या? सहजता और तत्परता। जब हमें उत्साह की प्रेरणा मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं बच्चों? उस चीज को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उस चीज को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो उत्साह की प्रेरणा से हमारा सही उत्तर है बच्चों तत्परता। कौन सा भाव पैदा होता है? तत्परता। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे पैसेज में भी था, उत्साह से क्या होता है? हम किसी चीज को, ये देखो पैसेज में आपको दे रखा है उत्साह, और अगर जनरल से भी हम देखेंगे उसको निकाल के तो भी हमारा उत्तर सही निकलेगा। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है जिसकी प्रेरणा से तत्परता, ठीक है, तत्परता का भाव पैदा होता है, जो आपको मैंने बताया। ठीक है, अगले प्रश्न में चल रहे हैं हम। उत्साह किसकी मिलीजुली अनुभूति है? देखो पहली ही लाइन में हमारे 2-3 उत्तर हैं, इसलिए पैसेज को आप पहले ही शुरुआत करेंगे तो ध्यान से पढ़ते हुए। क्या बोला है इन्होंने प्रश्न में? उत्साह किसकी मिलीजुली अनुभूति है? किसकी मिलीजुली अनुभूति है? देखो पहली लाइन, उत्साह वास्तव में बच्चों क्या बोल रहे हैं ये? कर्म और फल की। किसकी? कर्म और फल की। तो यहाँ कर्म और फल आपको ऑप्शन में देखना है, जो कर्म और फल की अनुभूति है। तो ये रहा, देखो ये रहा आपका उत्तर, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या कह रहा है ये? उत्साह किसकी है बच्चों? कर्म और फल की। कर्म और फल की क्या है बच्चों? मिलीजुली अनुभूति है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, जो दे रखा है ऊपर पैसेज में, और वो अगर आपके ऑप्शन में है तो फिर आपको दूसरे प्रश्न, दूसरे ऑप्शन नहीं देखने हैं। ठीक है, अब देखो, आपको
यही पैसेज है, अभी अभी आपका यही पैसेज चल रहा है। इसमें हमारी यात्रा कब अत्यंत प्रिय हो जाती है, कब हमारी यात्रा इतनी प्रिय हो जाती है। नहीं, ये हम नए पैसेज में पहुंच चुके हैं बच्चों, उत्साह और कर्म। हाँ, ये हमारा पैसेज आया है दूसरा, ठीक है, उत्साह और कर्म, वो हमारा था कुसंग वाला, ठीक है। तो उत्साह और कर्म यहाँ पहले में ही हमें पता चल गया। कर्म किसकी मिलीजुली अनुभूति है, पहले में मैंने आपको उत्तर बता दिया, किसकी है, कर्म और फल की, ठीक है। और उसके से उत्साह की प्रेरणा से होता क्या है, तत्परता। पहली लाइन में आपको 2 प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। अब तीसरा प्रश्न ये क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है, हमारी यात्रा कब अत्यंत प्रिय हो जाती है, कब हमारी यात्रा अत्यंत प्रिय हो जाती है। तो हमने प्रश्न पढ़ लिया, अब हम वही वाला करेंगे। हमने पहली लाइन से 2 उत्तर मिल गए थे, अब हम आगे उसके पढ़ेंगे। यदि फल दूर ही है, दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव ना मालूम हो, तो हमारे हाथ पांव कभी ना उठे और उस फल के साथ हमारा संयोग ही ना हो। इस कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। यदि हम यह निश्चय हो जाए कि अमुक के आनंद की भी कुछ अनुभूति, कि अमुक की स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का, देखो ये क्या कह रहा है, कोई जगह, अमुक मतलब कोई भी जगह अगर हम जा रहे हैं, वो हमें ये पहले से पता चल जाए कि वहां जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, तो निश्चय ही प्रभाव से क्या होगा, हमारी यात्रा अत्यंत प्रिय हो जाएगी, ठीक है। तो हमने पहले प्रश्न पढ़ लिया था, प्रश्न में ये क्या पूछ रहा था, प्रश्न में इन्होंने कहा था कि हमारी यात्रा कब अत्यंत प्रिय हो जाएगी। तो कब प्रिय हो जाएगी, क्या बताया इन्होंने, कि जब हमें ये पता चल जाए कि प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, तो उसके प्रभाव से हमारी यात्रा अत्यंत प्रिय हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन में है, देखो, प्रिय व्यक्ति का दर्शन, ये देखो ये रहा, ये है आपका सी ऑप्शन में दे रखा है आपको बच्चों, किसी प्रिय व्यक्ति के दर्शन होने से, ठीक है। तो प्रश्न को ध्यान में रखकर हम आगे उसके नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा उत्तर मिल गया कि यात्रा कब अत्यंत प्रिय हो जाती है, जब हमें, हमारे दिमाग में ये होता है कि अरे वहां जाके हमें वो दिखेगा, तो हम बहुत उत्साहित होकर रास्ते को तय करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये तीसरा पैसेज चल रहा है बच्चों हमारा, तो ये 3 पैसेज आपके पेपर में आएंगे। अब प्रश्न उनमें से कितने हैं, कोई वो नहीं है, 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है। पहले में हमारे 6, 7, 8 प्रश्न थे। जो प्रयत्न केवल फल प्राप्ति के लिए किया जाएगा वह होगा। अब हम कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो केवल अगर फल प्राप्ति के लिए किया जाएगा, कि सिर्फ हमें वो लेना है, मतलब हमें पहुंचना है, कि हमें पास होना है, तो उससे क्या होगा, आनंद शून्य, आनंददायक, परहित के लिए, या सारवान और महत्वपूर्ण, जो केवल फल प्राप्ति के लिए होगा। अब फल प्राप्ति के लिए होगा तो वो क्या हो जाएगा, आनंद शून्य हो जाएगा। पैसेज में चल के मैं दिखाती हूँ आपको, देखो यहाँ पर इसने कहा कि यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक व्यक्ति के स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति के दर्शन होंगे, तो निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाती है। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी, उत्साह। यदि प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में ही देखी जाती है, ठीक है, तो वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा ना लगेगा, मतलब जहां तक हमें पहुंचना है और वो रास्ता जब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मरे मरे से अरे यार कौन जाएगा, तो तुम तो फल तक पहुंचोगे ही नहीं, ठीक है ना। तो कर्म पथ भी हमें अच्छा लगना चाहिए, तभी हम रास्ते पर जल्दी पहुंचेंगे। तो वही ये बात यहाँ पे समझा रहा है कि कर्म पथ अच्छा ना लगेगा तब तक केवल फल अच्छा लगना कुछ नहीं है, क्योंकि फल पे तो आप तभी पहुंचेंगे ना जब आप रास्ता अच्छे से खुशी खुशी तैयार करेंगे, ठीक है। अगर खुशी खुशी आप रास्ता तय करेंगे तो आप अपने फल तक भी पहुंचेंगे, लेकिन आपने ये सोचा रहे फल तक ही तो जाना है, लेकिन आपको जाने में आप बता रही है, आप मन में कुछ और लेके बैठे हैं, तो आपकी फल प्राप्ति का भी कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं है। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभावमय और आनंद शून्य। देखो ये उत्तर आपका मिल गया यहाँ पर, कि अगर उन्होंने बोला कि सिर्फ फल की इच्छा रख के प्रयत्न किया जाएगा तो कैसा होगा, ये उन्होंने बोल दिया कि अभावमय और आनंद शून्य, उसमें आपको मजा नहीं आएगा। फिर अगर आपने सिर्फ ये सोचा कि यार वहां जाना है, बस पास होना है, लेकिन उस रास्ते में भी आप लोग
इंजॉयमेंट के साथ खुशी खुशी अच्छे से उस रास्ते को तय करना है, तभी आपको फल प्राप्ति में भी मजा आएगा। क्योंकि फल तो एक ही बार मिलना है, लेकिन रास्ता तो तय करना लंबा होता है ना। तो ये रहा इसका उत्तर, कैसा हो जाएगा बताया उन्होंने, आनंद शून्य। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर है हमारा आनंद शून्य। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी भी नहीं होनी चाहिए। जो कर्म रुचि शून्य है प्रयत्न में हमें कभी भी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, तत्परता, तत्परता तो होनी चाहिए, आकुलता, व्याकुलता या अराजकता। ठीक है, आकुलता भी होती है, व्याकुलता और अराजकता। तो कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए को देखो यहाँ देखते हैं, हम पैसेज में चलते हैं दोबारा। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी भी इतना उतावलापन और आकुलता नहीं होनी चाहिए। तो क्या समझाया इन्होंने, उतावलापन और आकुलता नहीं होनी चाहिए। तत्परता तो होनी चाहिए, सहजता भी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, उतावलापन और आकुलता। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर, यहाँ पर मिल गया उतावलापन और आकुलता। उतावलापन यहाँ पर नहीं लिखा है, आकुलता लिखा है, तो आप आकुलता के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया बी, आकुलता। ठीक, इस तरीके से आप प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और पैसेज के नीचे नीचे आते जाएंगे, आपको अपने आप अपने उत्तर प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न भी आपका इसी पैसेज में से है। अब देखिए आगे, आगे उन्होंने इस प्रश्न में पूछा है, मनुष्य को कर्म करने से पूर्व, कर्म करने से पहले किसी विशेष लाभ की प्राप्ति की सूचना होती है तो उसका चित्त कैसा हो जाता है। मतलब उसने कर्म नहीं करा है, लेकिन उससे पहले ही उसको ये हो गया कि हमें ये मिलेगा, तो कैसा हो जाएगा, दुर्बल होएगा नहीं। अरे हम कोई काम कर रहे हैं और हमें कोई पहले ही बता दे कि अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हें ये मिलेगा। तुमने से मैंने बोला कि सीयूटी की तैयारी अगर अच्छे से करोगे ना तो आपको अपना पसंदीदा कॉलेज मिलेगा, तो आप क्या हो गए, ढीले हो गए करोगे पढ़ाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से करोगे, अच्छे तरीके से करोगे क्योंकि आपको पता चल गया कि ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, तो आप उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, दुर्बल तो नहीं होंगे। प्रफुल्लित मतलब होता है बच्चों खुश होना। ठीक है, तो क्या होंगे, खुशी होंगे और खुशी खुशी आप अपना काम करेंगे। विरक्त नहीं, विरक्त माने होता अलग हो जाना। निष्क्रिय, निष्क्रिय होता अपनी क्रिया को रोक देना, तो क्रिया को तो नहीं रोकेंगे और खुशी से अपने अच्छे से उस काम में लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल के हिसाब से मैंने आपको उत्तर छाट के बताया। अब यहाँ पे हम पैसेज में भी इसको देख लेते हैं कि इन्होंने पूछा है, मनुष्य को कर्म करने से पूर्व किसी विशेष लाभ की प्राप्ति की सूचना होती है तो उसका चित्त कैसा हो जाता है। देखो इन्होंने यहाँ पे बोला था कि कर्म रुचि, यहाँ तक पहुंच गए थे हम, यहाँ कि व्यक्ति को बहुत दूर तक उतावलापन और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर क्रम का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच में ही चूक जाता है। मान लीजिए कि एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियां दिखाई दी और ये मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। अब वही पूछ रहा था प्रश्न में कि पहले ही आपको पता चल जाए कि आपको क्या मिलेगा, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि सोने का ढेर मिलेगा। उसको बहुत लंबी सीढ़ियां हैं, बहुत मतलब उसको आफत आ रही है ऊपर चढ़ने में या नीचे उतरने में, लेकिन उसको जब उसके दिमाग में ये डाला गया कि इतनी तुम्हें लग तो रहा है बहुत सारी सीढ़ियां, लेकिन जैसे तुम ये सीढ़ियां पार कर लोगे तो वहां पे तुम्हें सोने का ढेर मिलेगा, तो उसके दिमाग में वो थकावट अपने आप गायब हो जाएगी। वो खुश हो जाएगा कि मुझे अगर मैं इतना प्रयास करूंगा, इतना प्रयत्न करूंगा तो मुझे कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, फिर वो खुश हुआ, प्रफुल्ल हुआ। अब तो वह सीढ़ियां दिखाई दी और मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक सहयोग का अनुभव करेगा, वो वहां से अपने आप को कनेक्ट कर लेगा मन से, और तथा उसका चित्त कैसा हो जाएगा बच्चों, देखो ये रहा, प्रफुल्ल हो जाएगा, चित्त प्रफुल्ल और अंग का चेष्ट, चेष्टा के साथ हो जाएंगे, मतलब कार्य करने लग जाएंगे। जो शिथिल पड़ गया था कि यार इतनी लंबी सीढ़ियां या इतना ऊपर मुझे जाना है तो वो कैसे करूं, तो वही वो पूछ रहा था प्रश्न में कि मनुष्य को कर्म करने से पूर्व किसी विशेष लाभ की प्राप्ति हो जाए, की सूचना हो जाए तो उसका चित्त कैसा हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रफुल्ल हो जाएगा। तो ये आप अपने जीवन में भी देखते होगे, इस चीज को समझते होगे कि जब आपको पता चल जाता है, मम्मी कहती बेटा ये काम करते तुझे ये मिलेगा, तो खुशी खुशी आप करते हैं। जब पता लगता है कि आपको कुछ मिलना ही नहीं है या कुछ होना ही नहीं है, फिर आप निष्क्रिय हो जाते हैं, काम ही नहीं करते। ठीक है, तो क्या होगा, चित्त प्रफुल्ल होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चों क्या है, प्रफुल्ल। ये हमें पैसेज में भी मिल गया है इसका उत्तर हमारे।
प्रफुल्लित, तो बी में लिखा हुआ है प्रफुल्लित, तो हमारा 20 का बच्चों उत्तर हो गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे पूछता है कि मनुष्य प्राय कर्म किस विकल्प की इच्छा से करता है? कर्म वो कब करता है, क्या उसके पास ऑप्शन होता है कर्म को करने का? ठीक है, ये प्रश्न में पूछा गया है, क्या होता है, फल, कर्म, धर्म या मन? कर्म तो करना है उसको, धर्म धर्म होता है और मन उसका मन। ठीक है, तो किसकी इच्छा से करता है वो? क्या इच्छा होती है आपकी, क्या इच्छा है, क्या फल है कि हमारा अपना मनपसंदीदा कॉलेज मिले, तो हम हिंदी में लगे पड़े अपनी तैयारी करने में बिल्कुल उत्सुकता से, और साथ के साथ तो इसमें क्या है, फल। फल की इच्छा जब होती है बच्चों, तो व्यक्ति क्या होता है, इस विकल्प के साथ अपने कर्म को करने की उसकी इच्छा जागती है, इसकी इच्छा और बढ़ती है कि जब उसे पता चलता है कि ये फल है, ठीक है, ये फल हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, कठिन से कठिन कर्म की साधना में कौन सा भाव निहित होता है? जो कठिन से कठिन कर्म हम करते हैं, कर्म, उसमें इसके साधना में कौन सा भाव निहित होता है कठिन से कठिन में? प्रसन्नता, प्रफुल्लता, सुंदरता या तत्परता? ठीक है, क्या होता है, अब हम मैसेज में चलेंगे, देखो वहां तक हमने पढ़ा था, अब ये क्या कह रहा है, कठिन से कठिन कर्म की साधना में कौन सा भाव निहित होता है? यहाँ ये कह रहे हैं कि कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतना उतावलापन आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था बच्चों, यहाँ तक ये मालूम है कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा, यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ वह स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगेगा तथा उसका चित्त प्रफुल्लित हो जाएगा और अंग सचेष्ट हो गए, उसे एक एक सीढ़ी स्वर्णमय दिखाई देगी, एक एक सीढ़ी उतरने में उसे आनंद मिलता जाएगा, एक एक क्षण उसे सुख में बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ स्वर्ण राशि तक पहुंचेगा। इस प्रकार उसके प्रयत्न काल को भी फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझना चाहिए। मतलब जो वो प्रयत्न कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो भी यही समझे कि इससे फल ही प्राप्त होगी, क्योंकि फल में ही तो जा रहा है वो उस कर्म को करके, फल ही तो उसको प्राप्त हो रहा है। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा, मतलब कह रहे हैं कठिन से कठिन कार्य के सामने कौन सा भाव निहित होता है, वो कह रहे हैं, उसके बाद वो कह रहा है कि प्रयत्न काल के भी फल प्राप्ति के काल के अंतर्गत समझना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा, उसमें इच्छा मात्र भी उत्पन्न होकर रह जाएगी, तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंचा जाए। अगर उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी, उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं कि वह या तो हार कर बैठ जाए या लड़खड़ा कर मुंह के बल गिर पड़े। मतलब उसमें प्रफुल्लता नहीं होगी, अगर उसको फल का नहीं पता होगा कि ये सब करने के बाद उसको क्या फल मिलेगा, तो फल अगर उसको पहले से पता है तो वो कठिन से कठिन मार्ग को भी अच्छे से कर लेगा। कैसे करेगा? प्रफुल्लता के साथ। तो कठिन से कठिन कर्म की साधना में कौन सा भाव निहित होता है, कौन सा भाव होता है बच्चों? हम उसमें किस भाव से करते हैं उसको? प्रफुल्लता के साथ करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? प्रफुल्लता के साथ। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न बोल रहा है, जहां तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा न लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। इस वाक्यों में कर्म पथ का क्या आशय है? मतलब कर्म पथ बोल रहे हैं कि काम करने वाला रास्ता, वो बोले जब तक फल तक पहुंचने वाला, जहां हमें पहुंचना है उस पहुंचने के दौरान जो रास्ता हम तय कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, रोज रोज आप जो कर रहे हैं, तो उसको वो जब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं है। क्या फायदा? पहले तो रास्ते को तो खुशी से और अच्छे से तय करो। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो कर्म पथ है, जिसने कर्म पथ दिया है, कर्म पथ मतलब कार्य करने का रास्ता, कर्म पथ का क्या आशा है? कर्म से मुक्ति नहीं, कर्म से मुक्ति नहीं होती, कर्म की प्राप्ति भी नहीं होती। अभी तो वो कर्म को प्राप्त नहीं कर रहा, तो क्या होता है? कर्म करने का सही मार्ग कर्म से आसक्ति। यहाँ पे उत्तर है बच्चों आपका कर्म से आसक्ति, मतलब कर्म पथ से हम जुड़ेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, कर्म पथ अच्छा ना लगे, कर्म से हमारी जब तक कर्म से आसक्ति नहीं होगी, उससे की तरफ हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, तो कैसे हम अपने फल तक पहुंचेंगे? ठीक है, तो जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा ना लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं है। तो कर्म पथ का आशय है कर्म से आसक्ति। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हार कर बैठ जाना क्या है? क्या है हार कर बैठ जाना? ये लोकोक्ति है, कहावत है, सूक्ति है, मुहावरा। मैं इसको एक वो बता रही हूँ कि जो हमें ज्यादातर जिनमें ना आते हैं, ठीक है, जैसे 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 होना, भाग जाना, ठीक है, इस तरीके जहां पर ना आते हैं, जैसे हार कर बैठ जाना, तो ये क्या होते हैं बच्चों? अधिकतर ये होते हैं आपके मुहावरे। क्या होते हैं बच्चों? मुहावरे। मुहावरे लोकोक्तियां क्या डिफरेंस है और कैसे इनको हम पता लगाएंगे, ये मैं आपको अगली क्लास में पूरी डिटेल से समझाऊंगी। और क्या सूक्ति होती है, क्या कहावत होती है, लेकिन यहाँ पर इसको देखने का छोटा सा तरीका मैं बता रही हूँ कि जो यहाँ पर ना ज्यादातर आएगा आपकी क्रिया में, तो वो आपके जहाँ क्रिया के आएंगे शब्द, वो आपके क्या होते हैं बच्चों? मुहावरे। ठीक है, तो यहाँ पर हार कर बैठ जाना मतलब मुहावरा। क्या है ये? मुहावरा है, हार कर बैठ जाना। तो ये आपका क्या है बच्चों? मुहावरा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अब देखिए, ये बच्चों अब आपका पैसेज पूरा हो गया और ये प्रश्न मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में करा दिए थे, जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा आज की पैसेज को हम किस तरीके से उत्तर निकालेंगे, या हम प्रश्नों के साथ साथ पढ़ें, या हम पहले पूरा पैसेज पढ़ लें। ठीक है, पैसेज को ध्यान में रखें, जो भी आपको सहूलियत जिस तरीके से होती है आप उस तरीके को अपनाइए, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका लक्ष्य प्राप्ति होनी चाहिए बस। ठीक है, ये मूल उद्देश्य आपको ये पूरा होना चाहिए, उसको आप अपने तरीके से टैकल करिए। तरीके मैंने आपको 1 2 3 तीनों बता दिए हैं, तो कैसे आपको कम से कम समय में जिसमें आप अपने जल्दी कर सकते हैं वो तरीका अपना के आप उस पैसेज को करिए। ठीक है, और इस तरीके से ये तीनों पैसेज आज खत्म हो गए हैं, और हमने जो ये आया था हमारा मार्च में जो पेपर हुआ था अगस्त में 2022 में, वो अब पूरा हो चुका है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे हमें करना है और कैसे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, तो एक एक टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ आपको डेली। तो आप अपना एग्जाम पोल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हिंदी सीखनी है, समझना है, सीखते तो पढ़ते तो आप आ ही रहे हैं, समझना है, तो समझने के लिए हम एक एक टॉपिक रोज लेके चलेंगे और उसके बाद उसको पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय।